वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। ये इंग्लिश मीडियम का 13वां नंबर लेक्चर है। इधर लेक्चर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़े बहुत, क्योंकि आंधी और पानी की वजह से थोड़ा मौसम खराब हुआ और उसकी वजह से लाइट डिस्कनेक्ट हो गया था और ख़राब लाइट की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आपके लिए डालता रहूँ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पीछे का सारा वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी समय आपको मिल गया है। तो अब रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो डालूंगा, तो आप रेगुलर वीडियो देखिए और चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर कीजिए। पीछे के सारे वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और जैसा मैंने बताया था आपको कि आप एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सारा कर सकते हो। इसके अलावा आप एनअवस्थी का लेवल 1 बना सकते हो। जो बच्चे प्री बहादुर बनाना चाहते हैं वही बना सकते हैं। आपको जो बुक मन करे बनाइए और जो डाउट होता है वो डाउट व्हाट्सएप पे भेजिए या फिर कमेंट में कमेंट कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो, पिछले टॉपिक को अगर ढंग से आप लोग देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई पॉइंट बोर्ड के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझेंगे हम लोग। उसके पहले कुछ थोड़ा बेसिक बातें करते हैं कि जब एक सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन बनने के दौरान क्या क्या होता है। इट मीन्स जब हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म करने के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लो सॉल्यूशन फॉर्म करने के पहले आपको पता है कि एटलीस्ट 2 कंपोनेंट चाहिए, कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए ताकि आप सॉल्यूशन फॉर्म कर सको। ठीक है, तो देखो बाबू, इसमें मान लो, अच्छा ये क्लोज कंटेनर होगा। मान लो कि ये कंटेनर ए है, एक कंटेनर है जिसमें कि एक लिक्विड रखा गया है और उस लिक्विड का नाम ए है। मान लो कि ये लिक्विड ए है, ठीक है। चलिए, तो ये प्योर लिक्विड ए रखा है मैंने इस कंटेनर में। मेरे को सॉल्यूशन फॉर्म करना है, ये बात ध्यान देंगे आप लोग। एक बात बताओ बच्चों कि अगर केवल ए है तो इसके वेपर बनेंगे और यहाँ पे वेपर जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, केवल ए का वेपर मिलेगा। ठीक है, तो खैर अभी मेरे को वेपर पे के बारे में बात नहीं करना है, मैं सॉल्यूशन के बारे में सिंपल बात कर रहा हूँ। तो एक ए हो गया, तो ये प्योर ए है। तो ए और ए के मॉलिक्यूल काफी पास पास में है। तो एक दूसरे से पास पास में क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको साथ में रखा हुआ है। तो ये तुम्हारा प्योर ए है, एक तरह से बोल सकते हो कि ये प्योर ए है। ठीक है, अगर इसी ए को मैं एक और कंटेनर ले लेता हूं और इसका नाम, इसमें जो लिक्विड मैं रखता हूं उसका नाम बी ले लेता हूं। तो अगर ये दूसरे कंटेनर में एक और लिक्विड मैंने ले लिया और इसका नाम क्या रखा हमने, इसका नाम रखा हमने बी। तो एक कंटेनर में ए रखा है और एक कंटेनर में बी रखा है। तो अभी तक तो जो भी है, ये एक ए है और ये जो बी है, ये प्योर ए था तो ये प्योर बी है। और बी के मॉलिक्यूल्स भी पास पास क्यों है, क्योंकि बी के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन फोर्स काफी ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा है। अब जब मेरे को सॉल्यूशन फॉर्म करना है, अब इसमें से कोई एक सॉल्यूट होगा और कोई एक सॉल्वेंट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका मोल्स ज्यादा होगा। अब दोनों को मिलाने के पश्चात जब ये दोनों मिक्स कर जाएंगे तो एक नया सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। और इस सॉल्यूशन में अब जो बना है, ध्यान देंगे आप लोग, अब ये जो नया सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, पहले ए अकेले था, बी अकेले था, ए प्योर लिक्विड था, बी भी प्योर लिक्विड था। लेकिन अब जो नया बना है इसमें मान लो कि ए बड़ा है और बी छोटा है, ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है। ठीक है, तो चलिए ये देख लीजिए, ये आपका इस तरीके से कंप्लीट हुआ। ए और बी दोनों अब आ चुके हैं। तो क्या क्या घटनाएं हो रही हैं बता सकते हो आप लोग, क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बाबू आप लोग ध्यान दीजिए क्या क्या घटनाएं हो रही है सॉल्यूशन फॉर्म करने के दौरान,
क्या क्या बातें हम सोच सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये प्योर ए लिक्विड था, ये प्योर बी लिक्विड था। जब दोनों को मिक्स किया गया तो एक सोल्यूशन बना और ये सोल्यूशन A+B है। जो ये सोल्यूशन बना है A+B वो कैसे बना होगा, थोड़ा सा सोचते हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था, ए और ए एक दूसरे से सटे हुए हैं, ए और ए एक दूसरे से सटे हुए हैं, मतलब ए के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से लिंक में है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ पे बी के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये परस्पर सटे हुए एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ए और ए के बीच में एक बी आ चुका है, ए और ए के बीच में एक बी आ चुका है, ए और ए के बीच में एक बी आ चुका है। इसके अलावा ये भी बोल सकते हो कि दो बी के बीच में एक ए आ चुका है, दो बी के बीच में एक ए आ चुका है, दो बी के बीच में एक ए आ चुका है। यानी इसका भी फोर्स टूट गया और इसका भी फोर्स टूट गया, ठीक है। तो नया सॉल्यूशन फॉर्म करने के दौरान तुम ये बात बोल सकते हो कि ए और ए का इंटरेक्शन टूट चुका है, बी और बी का इंटरेक्शन टूट चुका है, और ए और बी का नया इंटरेक्शन फॉर्म हो चुका है। तो जितना इधर बॉन्ड से ये टूटेंगे उतना ही ये भी फॉर्म करेंगे। तो इधर ये और ये मिला करके जितना ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, तो याद रखना के बाद कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा प्रोसेस, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस। और बाबू आपको बताया गया है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है तो इसमें एनर्जी लगेगा, इट मीन्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो चलो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में जो ए का इंटरेक्शन टूटा, बीबी का इंटरेक्शन टूटा, बीबी का इंटरेक्शन बहुत जबरदस्त इंटरेक्शन है, आप समझ सकते हो। तो जो ये टूट रहा है ना, इसमें एनर्जी काफी जल्द लगना चाहिए, और ये एनर्जी जो टूटने में लगा है, आप इधर जब ए बी फॉर्म कर रहे हो तो इधर में ये ए बी बनेगा, यानी हम बोल सकते हैं कि इधर में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और आप लोग को ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। और मैं बॉन्ड के रूप में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये बॉन्ड की तरह जुड़े हुए हैं। आ रहा समझ में। वैसे तो सॉल्यूशन में कैसे जुड़े हुए हैं वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के कंपोनेंट को आप अलग अलग देख नहीं सकते हो। जब दो लिक्विड को आप मिक्स करोगे, जैसे दूध पानी को लेकर मिक्स करोगे, तो थोड़े आपको पता चलेगा कि कौन सा दूध है और कौन सा पानी है, ये पता करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन ये बॉन्ड लिख करके मैंने इसलिए लिखा है बॉन्ड को, ताकि आपके मन में पूरी तरह से फील आ जाए कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। तो बोलो, तो एनर्जी इसमें रिलीज होगा। तो देखो जी, अब ये दो प्रोसेस हो रहा है, एक में एनर्जी रिलीज हो रहा है और एक में एनर्जी लग रहा है। ध्यान देना इस बात को। तो ये ध्यान रखना कि सॉल्यूशन फॉर्म करने के दौरान क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो सॉल्यूशन फॉर्म करने के दौरान ए का इंटरेक्शन टूट रहा है, बी का इंटरेक्शन टूट रहा है, और दोनों मिलाकर के ए बी का इंटरेक्शन बन रहा है। यहाँ पे ए और ए के बीच में इंटरेक्शन टूट चुका है, यहाँ बी और बी के बीच में इंटरेक्शन टूट चुका है, और ए बी के बीच में इंटरेक्शन बन चुका है, ए बी के बीच में इंटरेक्शन बन चुका है, दो ए के बीच में एक बी आ चुका है और दो बी के बीच में एक ए आ चुका है, और ये नया इंटरेक्शन फॉर्म हुआ। यानी अब देखो, अब यहाँ से आइडियल सॉल्यूशन की बात हम लोग आगे करेंगे, तो थोड़ा और बात कर लेते हैं। अब देखो, जो आप कंसेंट्रेशन टर्म्स जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस टाइम में टोटल वॉल्यूम अगर मेरे से पूछा जाता कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मान लो कि इसका 60 ml है, इसका भी 60 ml या 70 ml कुछ भी हो, तो आप दोनों के वॉल्यूम को जोड़ करके सीधा बोल देते थे कि इसका मान लो V1 ml, इसका मान लो V2 ml, तो इसका वॉल्यूम कितना है, V1 + V2 ml होगा। लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो देखो, वो सिंपल क्वेश्चंस करने के लिए था। अगर आप सॉल्यूशन फॉर्म करते हो तो क्या गारंटी है कि दोनों मॉलिक्यूल पास पास ना आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी को जब आप इंटरेक्ट करा रहे हो, ए और बी को जब मिला करके आप सॉल्यूशन बना रहे हो, तो क्या हो सकता है, कई पॉसिबिलिटीज हैं। मान लो कि हो सकता है कि ए और बी आपस में पास पास आ जाए, ए और बी एक दूसरे से करीब आ जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाए,
तो जितने वो पास आएंगे तो वॉल्यूम तो कम हो गया। यानी अगर दो मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो नेट वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम, वो V1 प्लस V2 से कम हो जाएगा। यानी जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे वॉल्यूम कम हो गया। यानी मान लो V1 ये है, V2 ये है, और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है? एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग आगे। तो इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन बढ़ गया तो फिर ये तो करीब आ जाएंगे, और अगर करीब आ गए तो वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा। यानी V1 प्लस V2 से वॉल्यूम कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा हो जाए कि दोनों में इंटरेक्शन खत्म हो जाए, दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो जाए। जैसे कि आप बोल सकते हो कि पोलर पोलर, जैसे कि ये पोलर लिक्विड होता है और ये भी पोलर लिक्विड होता है, और दोनों का साइज भी सेम रहता है, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर करके और काफी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे मिथेनॉल इथेनॉल है, मिथेनॉल और इथेनॉल, तो दोनों, ये मिथेनॉल का लिक्विड, ये इथेनॉल का लिक्विड, और दोनों फिर क्या करेंगे, एक दूसरे से मिक्स करेंगे, और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, एक दूसरे के करीब लाएगा इन लोगों को। तो वो करीब आ गया ना, तो नेट वॉल्यूम कम हो गया। यानी पहले जो भी आप पढ़ते थे, जो आप डायरेक्ट बोलते थे कि 50 प्लस 50 मिला के 100 हो जाएगा, तो वो आपका आइडियल सॉल्यूशन का बात था। यानी V1 प्लस V2 बराबर ये इसका वॉल्यूम होता था, यानी जितना वॉल्यूम इन दोनों का उतना ही वॉल्यूम इसका, तो नेट वॉल्यूम चेंज कितना, तो 0। तो अगर नेट वॉल्यूम चेंज 0 होता था तो वो सिर्फ आपका आइडियल सॉल्यूशन था। लेकिन ये 100% प्रैक्टिकल है कि ये जरूरी नहीं है। अगर दोनों पास पास आ गए तो वॉल्यूम कम कर देंगे, अगर दोनों दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम को और बढ़ा देंगे। यानी अब नेट वॉल्यूम जो हो सकता है वो V1 प्लस V2 से ज्यादा भी हो सकता है, और V1 प्लस V2 से कम भी हो सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एंथैल्पी की। तो जब बाबू एंथैल्पी की आप बात करोगे तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इसमें एंथैल्पी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, इसको भी एनर्जी की जरूरत है। किस लिए, तो अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो आप एनर्जी दोगे अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, आप एनर्जी दोगे अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, तो हीट लगेगा इसमें, आ रहा समझ में? अच्छा, हीट लगेगा और इसमें उतना ही एनर्जी फॉर्म करने में रिलीज हो जाए, क्योंकि मैंने बोला है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक, एकदम उसी से रिलेट करके चलते हैं। तो रिलेट करोगे तो जितना इधर टूटने में लगा, जितना इधर टूटने में लगा उतना ही फॉर्म करने में रिलीज कर दिया। इट मीन्स जितना अपने एनर्जी इन दोनों को दिया था उतना एनर्जी इसने फॉर्म होने समय रिलीज कर दिया। तो आप क्या बोलोगे कि डेल्टा H माने हीट का जो चेंज है वो हीट का चेंज अभी 0 हो चुका है, हीट का कोई चेंज नहीं है। तो हम बात तो चल रहा है हमारा आइडियल सॉल्यूशन का, अब एक बार बोल भी देते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया। आइडियल सॉल्यूशन अगर आपको बोलना हो तो नेट वॉल्यूम जो होगा V1 प्लस V2 के बराबर होगा, माने इसका प्लस इसका बराबर इसका वॉल्यूम। अच्छा, हीट में चेंज कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब जितना इन दोनों ने मिलकर ऑब्जर्व किया है, जितना हीट इन्होंने ऑब्जर्व किया, जितना इनको हीट चाहिए उतना इसने हीट रिलीज कर दिया है। यानी डेल्टा H मिक्सिंग भी आपका 0 होना चाहिए, डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए। इसके बाद मैंने बोला कि इसका इंटरेक्शन और इसका इंटरेक्शन आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का इंटरेक्शन A और A का इंटरेक्शन और इधर से B और B का इंटरेक्शन आपस में बराबर, माने इनका अपना बराबर अलग, इनका उतना ही, और जब ये मिक्स हुए ना तो इनका भी इंटरेक्शन उतना ही हो जाए। मतलब AA इंटरेक्शन, BB इंटरेक्शन और AB इंटरेक्शन तीनों जब आपस में बराबर होगा ना तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। देखो मैंने क्या क्या बताया आपको। एक बताया मैंने कि डेल्टा भी मिक्सिंग 0 होना चाहिए। डेल्टा भी मिक्सिंग 0 कैसे, तो V1 प्लस V2 बराबर V, मतलब जितना वॉल्यूम दोनों को जोड़ के आएगा उतना ही इसका हो, तो ये हो जाएगा। दूसरा बताया मैंने कि जितना ये लोग हीट ऑब्जर्व करेंगे उतना ये हीट रिलीज करेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने तीसरा बताया कि इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अगर सेम है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे 3 बातें। इसके अलावा आप बोल सकते हो डेल्टा S, देखो जी
सभी बातों को लिखवाऊंगा, आप घबराएंगे नहीं, आप लोग अच्छे से सुनिए और फिर लिखवाते समय एक बार और बोलूंगा मैं। एक और चीज है डेल्टा एस मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग मतलब एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ा। अगर आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो इससे एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा। आप खुद सोचो कि एंट्रोपी किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो एंट्रोपी रैंडमनेस को कहते हैं। एंट्रोपी किसको कहते हैं, रैंडमनेस को। तो मॉलिक्यूल का नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा रैंडमनेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है, क्या बोले, मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो उतना ही ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा। मान लो इसके 50 मॉलिक्यूल थे और इसके भी 50 मॉलिक्यूल थे, तो ये लोग 50-50 थे ना, और मिल करके इधर 100 हो गए, तो मॉलिक्यूल्स का तो नंबर बढ़ गया। इसका मतलब कि एंट्रोपी सिस्टम की क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर अच्छा, ये बात तो हमेशा ही ध्यान रखना, इसके बारे में बात भी नहीं करें तो भी अच्छा है, क्योंकि किसी तरीके का सोल्यूशन लो आप लोग, आइडियल सोल्यूशन लो या नॉन आइडियल सोल्यूशन लो या कुछ भी सोल्यूशन लो, आपको एक बात ध्यान रखना होगा हमेशा कि डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब एंट्रोपी का चेंज कभी भी वो 0 से बड़ा ही होगा। वजह क्या है, यहाँ पे जब भी आप सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ेगा, और अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। इसका मतलब ये कभी भी किसी भी सॉल्यूशन के लिए चेंज नहीं करेगा। यानी आइडियल सॉल्यूशन लो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन लो, एंट्रोपी का चेंज हमेशा 0 से ज्यादा होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये एक इसेंशियल कंडीशन हो गया टू फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर आप एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हो तो ये आपका एक इसेंशियल कंडीशन हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, सबको पता भी है, डेल्टा जी मिक्स। ठीक है, तो डेल्टा जी मिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो डेल्टा जी मिक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, बोलो। तो डेल्टा जी मिक्स हमेशा 0 से छोटा, लेस देन 0। वजह क्या है, देखो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि स्पॉन्टेनिटी को बताता है। मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस बोलने का मतलब अपने आप होता है कि हम कराते हैं। एक बात बताओ, चीनी पानी को आप डालते हो तो वो सोल्यूशन बन जाता है, तो क्या आप करने जाते हो, क्या आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, चम्मच से हिलाएंगे उसको। चम्मच से हिलाओगे तो मिक्स करके वो सोल्यूशन फॉर्म कर जाएगा। अगर आप नहीं भी चम्मच से हिलाते तो क्या वो सोल्यूशन फॉर्म नहीं होता, फिर भी वो सोल्यूशन फॉर्म कर जाता। आप रसना पानी में डालते हो या आप इनो पानी में डालते हो, कुछ भी मतलब आप डालोगे तो क्या सोल्यूशन अपने आप फॉर्म नहीं करेगा, सोल्यूशन तो अपने आप फॉर्म करेगा। तो उसके लिए किसी एक्स्ट्रा एजेंट की जरूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा एजेंट की जरूरत नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मैंने क्या बताया आपको, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मैंने बताया कि डेल्टा एस मिक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और डेल्टा जी मिक्स 0 से छोटा होना चाहिए। सोल्यूशन का बनना अपने आप में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि देखो समझते कैसे हैं, अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे। अगर मान लो ये 60 है और ये भी 60 है, तो 60 और 60 कितने हो जाएंगे, 120 हो गए। तो पार्टिकल्स का नंबर अगर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि ये जो प्रोसेस आप करा रहे हो सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों को खाली आप डाल दो तो क्या वो सॉल्यूशन अपने आप फॉर्म नहीं करेंगे। क्या आपको उनको हथौड़ा हथौड़ा पीट करके उसको करना है, क्या आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है उसमें, सॉल्यूशन तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आप अगर ऐसे भी छोड़ देते हो ना तो वो अपने आप सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा, चम्मच लगाने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप लगाते हैं तो वो तो आप जल्दी करने के लिए करते हो, अदरवाइज सोल्यूशन अपने आप तैयार होता है। तो सोल्यूशन के लिए एक इसेंशियल कंडीशन, दो इसेंशियल कंडीशन आप याद कर लो कि डेल्टा एस मिक्स हमेशा 0 से बड़ा और डेल्टा जी मिक्स हमेशा 0 से छोटा होगा। तो ये था आइडियल सोल्यूशन का कहानी। एक और चीज आप दिमाग लगा सकते हो इसमें, आप प्रेशर भी ले सकते हो, जैसे कि पीए है और ये पीबी है, और इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो पीए प्लस पीबी के बराबर हो जाए, मतलब डेल्टा पी 0 होना चाहिए। तो आपको 4-5 बातें याद रखनी है बस आइडियल सॉल्यूशन के लिए। पहला बात कि जो रॉल्स के लॉ को फॉलो करता है, जो हर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे
रॉल्स के नियम को फॉलो करता है, रॉल्स के रूल्स को फॉलो करता है, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा पहला बात जो बोले कि प्रेशर का कोई चेंज नहीं चाहिए, मतलब डेल्टा पी जीरो, मतलब पी ए प्लस पी बी पी के बराबर होना चाहिए, और पी इस सॉल्यूशन का प्रेशर है। इसके बाद मैंने बताया कि भी चेंज डेल्टा भी जीरो, जितना वॉल्यूम इसका और इसका मिला करके इस टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम उतना ही आना चाहिए, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो तो आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके अलावा इनके बॉन्ड टूटने में और इनके बॉन्ड टूटने में जितना एनर्जी लगा है उतना एनर्जी मिलने के बाद ए बी को रिलीज करना पड़ेगा। इसका मतलब समझ लेना कि इंटरेक्शन बिटवीन ए इंटरेक्शन बिटवीन बी बी शुड बी इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। अगर इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का इंटरेक्शन और इन दोनों का इंटरेक्शन आपस में बराबर रहा तो फिर आप बोल सकते हो कि ये तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। जैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, मान लो कि ये क्लोरोबेंजीन है और ये तुम्हारा क्या है, ब्रोमोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन का इंटरेक्शन, ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के बीच का इंटरेक्शन और क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के बीच का इंटरेक्शन दोनों आपस में सेम होंगे, तब जाकर के आप बोल सकते हो कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो डेल्टा पी जीरो, डेल्टा भी जीरो, डेल्टा एच जीरो और इंटरेक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी इज इक्वल, तब जाकर के आप उसको बोल सकते हो ये आइडियल सॉल्यूशन है। और इनके अलावा दो बातें और आप दिमाग में रखो कि डेल्टा एस मिक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी मिक्स शुड बी लेस देन जीरो। अगर ये 6 कंडीशन हो रहे हैं तो किसी भी सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हो। और ठीक ऑपोजिट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। सारा बात मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा, आप ध्यान देंगे, खाली सुनेंगे अच्छे से, और पढ़ाई वढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। खाली मस्ती मत कीजिए, छुट्टी में खाली टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक बार दो बार वीडियो देखिए, थोड़ा सा लेवल अच्छा दिया जा रहा है आप लोगों को, पढ़िएगा तो ही अच्छा फायदा होगा आपका। ठीक है, तो आप देखो ये मैं नॉन आइडियल के बारे में बात कर रहा हूं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जस्ट ऑपोजिट कर देते हैं। तो जैसे चलो पहली बात मैंने बोला था कि जो हर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन पे रॉल्स के लॉ को फॉलो करते हैं उसे आइडियल बोलते हैं। तो जो हर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन पे रॉल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। इसके बाद जो ये P बराबर पी ए प्लस पी बी है वो उसके बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब P नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए और पी बी के सम के बराबर नहीं आना चाहिए। इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी ए प्लस भी बी के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके बाद जितना ये दोनों एनर्जी लेंगे उतना एनर्जी इसको रिलीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा भी मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा पी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, और इंटरेक्शन इन ए का कुछ अलग हो, बी बी का कुछ अलग हो और ए बी का कुछ अलग हो, इंटरेक्शन आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो बातें बाबू आप लोगों को आइडियल सॉल्यूशन में पता था, ठीक ऑपोजिट कर दोगे तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। और बाकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी यही होगा, डेल्टा एस मिक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी मिक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। आ रहा समझ में। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, एल्कोहल ले लो और क्लोरोफॉर्म ले लो, तो बोलो एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के बीच का इंटरेक्शन तुम्हें किस प्रकार के सॉल्यूशन को का फील करा रहा है। क्या तुम आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हो, क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हो। तो बात देखो, एल्कोहल में मान लो इथेनॉल हम ले लेते हैं, जो बच्चे नहीं नाम सुने हैं वो ध्यान दें। इथेनॉल का C2H5OH होता है और क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है। तो अब बताओ कि ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तुम्हें साफ साफ पता है कि ये जो होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है। ये किस तरह का होता है, या नॉन पोलर नेचर ना बोल करके हम बोले कि इसकी पोलरिटी बहुत कम होगी इसके तुलना में। नॉन पोलर बोलना एक्यूरेट सही नहीं है क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट इसका जीरो तो होगा नहीं। तो अब देखो, मतलब इन दोनों के पोलरिटी के नेचर में काफी फर्क है। तो पोलरिटी के नेचर में फर्क है, तो अगर तुम मान लो इसमें इथेनॉल लेते हो और इसमें क्लोरोफॉर्म ले लेते हो तो फिर क्या क्या हो सकता है। ये जब दोनों मिलेंगे तो ये इथेनॉल के इंटरेक्शन को क्लोरोफॉर्म तोड़ देगा
और क्लोरोफॉर्म के इंटरेक्शन को इथेनॉल तोड़ देगा और फिर एक दूसरे के बीच में ये फिट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो फिर ये दोनों मिला करके और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि इथेनॉल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी अच्छा होगा और इसमें जो है वैन डेर वाल फोर्स लग जाएगा, मतलब इसका इंटरेक्शन कम होगा, इसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ए का इंटरेक्शन ज्यादा है, बीबी का इंटरेक्शन कम है और एबी का इंटरेक्शन तो और कम है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से आप देख भी सकते हो। मैं इसको एक बार और डील करूंगा पिक्चर बना करके, आप लोग इसको पहले नोट करेंगे। तो फिर ये जो है बस ये आप क्लियर रखो कि आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा कि नॉन आइडियल फॉर्म करेगा। तो ये आपको नॉन आइडियल फॉर्म करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करो मिथेनॉल इथेनॉल, तो मिथेनॉल इथेनॉल भी सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, लेकिन किस तरह का फॉर्म करेगा? तो वो फॉर्म कर सकता है, इंटरेक्शन तो ज्यादा होगा और मिथेनॉल का, इथेनॉल का और मिथेनॉल इथेनॉल का। आ रहा समझ में? क्योंकि सेम नेचर है तो वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, मैं सारी बातों को बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने बता दिया सब कुछ आपको। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताया वो सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आइडियल सॉल्यूशन कहते किसको है? तो वैसा सॉल्यूशन जो कि हर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे रोल्स लॉ को फॉलो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो पहला कंडीशन ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन भी एक आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल सॉल्यूशन एंड ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो पहला तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रोल्स लॉ को हर कंडीशन पे फॉलो करता है उसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो रोल्स लॉ को हर कंडीशन पे फॉलो नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, उसमें बोला था मैंने कि डेल्टा पी 0 होना चाहिए और नॉन आइडियल में डेल्टा पी 0 नहीं होना चाहिए, सीधा बात। तो अब देखो, इसको मैंने एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। एक कंटेनर लिया था और उस कंटेनर को मैंने मैनोमीटर से जोड़ दिया। तो जब कंटेनर को मैनोमीटर से जोड़ा है तो आप देखो कि लिक्विड वेपराइज हुआ, वेपर बन के जैसे ही मैनोमीटर में आया तो उसका मान लो कि इनिशियली लेवल ये था, यहाँ पे ये लेवल था और इसका ये लेवल था एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये लेवल था शुरू में। फिर क्या होगा बताओ कि इसको क्लोज ही कर देते हैं। तो शुरू में ये लेवल था मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब जैसे ही ये वेपर आएगा तो ये वेपर इसके प्रेशर को और बढ़ा देगा। तो जो प्रेशर इनिशियली यहाँ पे था वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे जो प्रेशर का लेवल था वो प्रेशर अब यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि प्रेशर का लेवल चेंज कर गया है, वो यहाँ से यहाँ और ये वाला यहाँ से यहाँ चला गया है। तो आप क्या बोल सकते हो कि अब चेक करेंगे हम लोग, जैसे कैलकुलेटेड प्रेशर क्या होता है बताओ। तो मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, P0 AX प्लस P0 BXB। तो जब भी दो वोलेटाइल लिक्विड लिए जाते थे और उन दोनों के चलते जो टोटल वेपर प्रेशर निकालते थे हम वो P0 AX प्लस P0 BXB होता था। A के चलते प्रेशर P0 AX और B के चलते प्रेशर P0 BXB होता है। और यहाँ पे जब हमने ऑब्जर्व प्रेशर निकाला, ऑब्जर्व प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो ये चेंज निकाल लेंगे कि कितना चेंज हुआ। तो देखो फाइनली मेरे पास ये प्रेशर है और इनिशियली जो था वो प्रेशर ये था। तो अब ये फाइनल प्रेशर का यहाँ पे एक ले लेंगे और एक यहाँ ले लेंगे और इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये प्रेशर कॉलम के चलते डिफरेंस आएगा। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये देखो यहाँ से ये प्रेशर आया मैनोमीटर में, ये जो है एयर को जो है ऊपर की तरफ भेज दिया, क्योंकि इधर से प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो इसके लेवल को ये ऊपर कर देगा। तो ये खुद नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। तो इनिशियली यहाँ पे था और यहाँ वाला इनिशियली यहाँ पे था। फाइनली जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ा तो ये नीचे की तरफ बढ़ा, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो अब हमने फाइनल ये ऑब्जर्व कर लिया, मैंने चेक कर लिया कि वाकई में प्रेशर का कितना चेंज हो रहा है। तो प्रेशर का चेंज उतना ही आया जितना कि इस फॉर्मूले से निकाला गया। यानी P कैलकुलेटेड और P ऑब्जर्व जब सेम आ गए, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि डेल्टा P 0 है। डेल्टा P क्या है? 0 है। और अगर डेल्टा P 0 हो गया तो फिर अपना काम हो गया। अगर डेल्टा P 0 है इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन? आइडियल सोल्यूशन है। इसी तरीके से डेल्टा V मिक्सिंग मैंने बोला था 0 होगा। दोनों को मिलाओ V1 प्लस V2, तो ये जो नेट V है
वो V1 प्लस V2 के बराबर आना चाहिए। P1 प्लस P2 तो ये P के बराबर आना चाहिए। इसके अलावा मैंने बोला था कि ये हीट में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। जितना हीट AA को तोड़ने में लगा, जितना हीट BB को तोड़ने में लगा, उतना ही एनर्जी वो रिलीज करेगा जब AB का फॉर्मेशन होगा। तो हीट में भी कोई चेंज नहीं, डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 होगा। और फाइनली मैंने बोला था कि इंटरैक्शन जो होना चाहिए, AA का इंटरैक्शन और BB का इंटरैक्शन वो आपस में AB के इंटरैक्शन के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये कैसा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन है। यानी नेचर एंड इंटरेक्शन बिटवीन AA इज इक्वल टू नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन BB विच इज ऑल्सो इक्वल टू नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन AB। AA का इंटरेक्शन, BB का इंटरेक्शन और AB का इंटरेक्शन तीनों अगर आपस में सेम है तो इसका मतलब ये आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। और वही अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो बातें सब बदल जाएंगी, केवल थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ जो भी आइडियल सोल्यूशन के लिए बात किए हैं उसके जगह पे खाली चेंज कर देना है, विच कैन नॉट फॉलो। तो देखो, अगर खुद से भी चाहो तो नॉन आइडियल सोल्यूशन का डेफिनेशन लिख सकते हो, नोट करो। तो आइडियल सोल्यूशन आप लोग समझ गए हैं, और अब हम लोग नॉन आइडियल की बात करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। तो मैंने जैसा आपको बोला था कि आइडियल सोल्यूशन का ठीक उल्टा कर दीजिएगा तो आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। आइडियल सोल्यूशन में मैंने क्या बोला था कि वैसा सोल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को हर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है। टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन के हर कंडीशन पे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। और मैंने बोला था कि जो नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो याद रखिएगा कि दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्लियर हो गया। इसके बाद नॉन आइडियल सोल्यूशन में आप लोग अब चेंज करते जाइए पहले वाला कंडीशन सारा। देखो तो कैसे चेंज करोगे। सबसे पहली बात, अच्छा एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एग्जांपल्स आप लोग याद कर जाओगे। इथेनॉल वाटर, मिथेनॉल वाटर, वाटर एसिड, वाटर एसिड, वाटर एसिड, ये HCl है, वाटर है, H2SO4 वाटर है। ये इजी एग्जांपल्स दिया मैंने ताकि आप लोगों को याद करना आसान हो जाए। एक चीज़ मैंने वाटर ही रखा है और बाकी को चेंज करने का कोशिश किया है, तो आप लोग एग्जांपल याद कर जाइएगा। इसके बाद मैंने बताया था कि जितना प्रेशर कैलकुलेटेड और प्रेशर ऑब्जर्व्ड अगर सेम आ जाता है, इसका मतलब कि आपने कैलकुलेट किया जो प्रेशर वहीं आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। और अगर प्रेशर में कोई चेंज नहीं है तो बोल सकते हो कि डेल्टा P 0 है। और अगर ऐसा हुआ तो उसको आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बाबू आप देख सकते हो कि ये आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ से प्रेशर बढ़ के यहाँ पे हो गया और ये वाला ऊपर चला गया। लेकिन इस बार जो ऑब्जर्व प्रेशर आया वो कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर नहीं आया। और देखो वजह क्या है कि P कैलकुलेटेड इतने के बराबर नहीं है। जब कैलकुलेटेड प्रेशर का वैल्यू इतने के बराबर ना आए, PA का वैल्यू P0 XA के बराबर ना आए, PB का वैल्यू P0 B XB के बराबर ना आए, तो फिर आप इसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलोगे। यानी इस केस में आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर और कैलकुलेटेड प्रेशर दोनों आपस में इक्वल नहीं आने वाला है। तो ऐसे प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे प्रेशर को नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे या रियल सोल्यूशन बोलेंगे। वैसे एक बात तो आप 11th में भी पढ़े हैं कि आइडियल नाम की कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग जेड से डिफाइन किए थे, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर से डिफाइन किए थे। वहाँ बोलते थे कि जेड की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल गैस बोलेंगे या रियल गैस बोलेंगे। और जब जेड का वैल्यू 1 होता था तो उसको क्या बोलते थे, आइडियल गैस बोलते थे। सेम कुछ इसी तरीके की कहानी यहाँ पे भी है। तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल गैस, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल गैस या रियल गैस बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे इसको हम लोग एक और नाम दे सकते थे, रियल सोल्यूशन। चलो तो समझ में आ रहा है आप लोग को। इसके बाद से उसमें मैंने बताया था कि अगर दो कंपोनेंट A और एक कंपोनेंट B मिला करके एक सॉल्यूशन बना A प्लस B, तो इस V1 प्लस V2 जो होगा वो V के बराबर नहीं होगा। ये पक्का हो गया कि डेल्टा भी 0 नहीं होने वाला है। अगर डेल्टा भी 0 नहीं होगा तो डेल्टा V का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और डेल्टा V का वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकता है।
तो दोनों केसेस को हम लोग अलग अलग से स्टडी करेंगे कुछ समय के बाद। तो अभी आप लोग बस समझ लो कि डेल्टा भी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। और मैंने शुरू में समझाया भी है आप लोग को कि अगर मान लीजिए कि दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं हम लोग, तो वो मिलने के बाद हो सकता है कि एक दूसरे के करीब आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि एक दूसरे से दूर चले जाएं। तो उस केस में क्या होगा, रिपल्सन की वजह से दूर चले जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा भी कह नहीं सकते कि क्या होगा, वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर नहीं है बाबू, तो आपको पता है कि ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये नॉन आइडियल है। इसके अलावा डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 यहाँ पे नहीं होगा। उसमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 था, यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि या तो यहाँ पे हीट ऑब्जर्व होगा, नहीं तो हीट रिलीज होगा। इसका मतलब ये साफ साफ समझ लीजिए कि जितना ए के बॉन्ड को तोड़ने में लगा, जितना बी के बॉन्ड को तोड़ने में लगा, उतना ए बी के फॉर्म होने में एनर्जी रिलीज नहीं हो पा रहा है। पीछे आप लोग थोड़ा सा एक बार देखेंगे शुरू से, तो उसमें आपको एकदम क्लियर स्पष्ट समझ में आएगा कि ए के इंटरेक्शन को बी ने तोड़ दिया था, और बी के इंटरेक्शन को ए ने तोड़ दिया था, और मिलकर के ए बी का इंटरेक्शन फॉर्म किया था। तो उस समय हमने क्या बोला था कि जितना ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन तोड़ने में लग रहा है एनर्जी, उतना एनर्जी ए बी बनने में रिलीज हो जा रहा है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में कुछ और बात है। अब या तो डेल्टा एच 0 से बड़ा होगा या डेल्टा एच 0 से छोटा होगा। अगर 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब कि हीट जो है वो नेट हीट ऑब्जर्व हो रहा है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी ज़्यादा लग रहा है। और अगर डेल्टा एच लेस देन 0 है, इसका मतलब कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि डेल्टा एच का वैल्यू या तो 0 से बड़ा या तो छोटा। अगर बड़ा होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, और 0 से छोटा होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डिटेल में बात करेंगे हम लोग उसको। और इसके बाद से डेल्टा एस, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। मैंने बोला था कि डेल्टा एस मिक्सिंग जैसा ही आप सॉल्यूशन तैयार करते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। तो डेल्टा एस तो हमेशा सॉल्यूशन बनने के दौरान ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये एसेंशियल कंडीशन है। और डेल्टा जी मिक्स भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये दोनों लास्ट वाले को बस याद रखो, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ दिया तो बना देना। डेल्टा जी मिक्स हमेशा ही 0 से छोटा होगा, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है। और अपने आप जो प्रोसेस होता है उसके लिए डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है कि ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन आपस में बराबर नहीं होगा। मतलब ए का इंटरेक्शन कुछ और होगा, बी का इंटरेक्शन कुछ और होगा, और ए बी का इंटरेक्शन कुछ और होगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ पे इज इक्वल टू था पिछले में, तो इसमें नॉट इक्वल टू कर दोगे। नेचर एंड इंटरेक्शन बिटवीन ए इज नॉट इक्वल टू बी विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट लगा लोगे, नॉट इक्वल टू ए बी आफ्टर मिक्सिंग। मतलब दोनों के बीच का इंटरेक्शन कभी भी इक्वल होने वाला नहीं है। ए का इंटरेक्शन कुछ और होगा, बी का इंटरेक्शन कुछ और होगा, ए बी का इंटरेक्शन कुछ और होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से बाबू आप लोग इसको क्लियरली समझ लो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप बना सकते हो, 5 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप लोग दोनों को लिख लीजिए। तो और एक बार मैं शॉर्ट लिस्टेड करना हो तो बोलूँगा मैं कि डेल्टा भी 0 तो आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 नॉन आइडियल, डेल्टा पी 0 आइडियल, डेल्टा पी नॉट इक्वल टू 0 नॉन आइडियल, डेल्टा एच 0 आइडियल, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन आइडियल। इसका इंटरेक्शन इक्वल तो आइडियल, और इंटरेक्शन इक्वल नहीं होगा तो नॉन आइडियल। और 2 चीज़ें जो कॉमन है दोनों में, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा एस मिक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी मिक्स शुड बी लेस देन 0। ओके, नोट करो।
तो देखो ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मैंने यहाँ पे ग्राफ आप लोग को दिखाया है। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ तो आप लोग कई बार देख चुके हो, ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए आप लोग लास्ट बार। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ में जैसे ये मैंने बताया था, हमारा दो जब वोलेटाइल लिक्विड लेकर के हम लोग केस चलते थे तो दो वोलेटाइल लिक्विड का टोटल प्रेशर जब निकालते थे तो फार्मूला आता था P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। मैंने बताया था आपको ये पॉइंट क्या होता था, P नॉट ए होता था, और ये पॉइंट क्या होता था, ये पॉइंट होता था P नॉट बी। और मैंने बताया था कि टोटल प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, और PA जो है वो यहाँ से यहाँ तक काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है। आप लोग पीछे से ग्राफ का स्टडी कर लीजिएगा। बस आपको ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, और ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ये आप लोग जान लो। मतलब A के प्रेशर को आप यहाँ से इसके द्वारा दिखा सकते हो, इस लाइन के द्वारा। B के प्रेशर को इस तरीके से दिखा सकते हो, और टोटल प्रेशर को इस तरीके से दिखा सकते हो। लेकिन अब ये आइडियल सॉल्यूशन का तुम्हारा ये ग्राफ है, तो अब साफ एक बात समझ में आ रहा है कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। जो भी तुम्हारा ये P आ रहा है वहाँ पे, ये P यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यानी P जो होगा वो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा। ये आपको पता है, आप लोग को मैंने कुछ देर पहले ही लिखा है कि P का वैल्यू P नॉट ए एक्स ए और P नॉट बी एक्स बी के सम के बराबर नहीं होगा। PA जो होगा वो P नॉट ए एक्स ए के बराबर नहीं होगा, PB जो होगा वो P नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा। जबकि इस ग्राफ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि PA बराबर P नॉट ए एक्स ए है, PB बराबर P नॉट बी एक्स बी है। तो आइडियल सॉल्यूशन में याद रखेंगे आप लोग बच्चे कि P का वैल्यू जो है वो टोटल प्रेशर का वैल्यू जो है P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर है, और PA का जो वैल्यू है मतलब A का प्रेशर वो P नॉट एक्स ए और PB जो है P नॉट बी एक्स बी के बराबर है। अब देखो जरा बात समझो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो चीज पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है? एक सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और एक बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो अब जरा समझो, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, मतलब जितना आपने आइडियल सॉल्यूशन से सोचा था उसे दो केसेस बन सकते हैं। अब बताओ, जैसे डेल्टा P ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डेल्टा P लेस देन 0 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन, अगर लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन। इसी तरीके से डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा भी लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव डेविएशन। डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन, और डेल्टा H लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, मतलब जो भी कैलकुलेट तुमने किया और जो तुमने आइडियल सॉल्यूशन में निकाला था उससे अगर ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं हर स्थिति में तो आप उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। वहीं अगर वैल्यू सारे जगह कम आने लगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, या तो नेगेटिव डेविएशन होगा नहीं तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, बोलो कि डेल्टा V का वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा V ग्रेटर देन 0, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, डेल्टा P क्या ग्रेटर देन 0। आ रहा समझ में? और इसमें भी क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे कि डेल्टा V जो होगा वो लेस देन 0, इसके बाद डेल्टा H भी लेस देन 0, और डेल्टा P जो होगा वो लेस देन 0। और इसके बाद नेचर ऑफ इंटरेक्शन जो होगा इसमें थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन है तो रिपल्सन फोर्सेस ज़्यादा होंगे और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से काफ़ी दूर दूर हो जाएगा। वहीं जब नेगेटिव डेविएशन में आओगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये जो लाइन था ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो ओरिजिनल लाइन है ना ये आइडियल गैस के लिए है, ये डॉटेड लाइन जो है वो नॉन आइडियल के लिए है। मैं लिख भी दे रहा हूँ कि डॉटेड लाइन किसके लिए है, डॉटेड लाइन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखोगे इस बात को, ये मत समझ लेना कि सीधा वाला लाइन भी आइडियल, ये नॉन आइडियल के लिए ही है। ये आइडियल की लाइन है, ये आइडियल की लाइन है, और ये आइडियल की लाइन है। इस लाइन पे P बराबर P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी होगा, लेकिन अगर निगेटिव डेविएशन हो रहा है तो P टोटल से कम हो जाएगा,
और वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पी ए का वैल्यू जो होगा वो इससे कम हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए से, और पी बी का वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखोगे। यहाँ से देखो ये वाला लाइन, ये तुम्हारा पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी का लाइन है। तो ये डॉटेड लाइन को समझोगे, ये डॉटेड लाइन जो है पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए है, और टोटल प्रेशर का वैल्यू भी ये डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लाइन को आप मत समझना, ये वाला नीचे वाला लाइन जो है ये पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी का लाइन है। यानी अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे तो ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। अगर बाबू आप लोगों को पॉजिटिव डेविएशन कहा जाए तो ग्राफ में क्या करोगे बताओ? तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधे ऊपर से डॉटेड डॉटेड करके मिला देना, यहाँ से भी डॉटेड डॉटेड करके ऊपर से मिला देना, और फिर यहाँ से भी डॉटेड डॉटेड करके ऊपर से मिला देंगे। तो हम इस ग्राफ को भी बना ही देंगे कुछ देर में, और आप लोग एकदम एक्यूरेट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ किस तरीके का होता है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ किस तरीके का होता है, और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ किस तरीके का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि आइडियल सॉल्यूशन का एकदम ये एक्यूरेट ग्राफ है। इसमें भी आइडियल सॉल्यूशन का ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, और डॉटेड वाला लाइन जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है, और उसमें भी ये नेगेटिव डेविएशन है। तो अब से एक बात सेटअप करो दिमाग में कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। इसमें डेल्टा भी 0 से बड़ा, डेल्टा 0 से बड़ा, डेल्टा पी 0 से बड़ा। इसमें डेल्टा भी लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा पी लेस देन 0। इसमें इंटरेक्शंस कमजोर हो जाएगा और इसमें इंटरेक्शन मजबूत हो जाएगा, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। ओके, तो नोट करिए और ध्यान से थोड़ा पढ़ाई कीजिए आप लोग, मन लगाइए पढ़ने में। लंबा वीडियो अगर हो रहा है तो 2 बार 3 बार में देखिए और कोशिश कीजिए समझने का। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखो अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ मैंने बता दिया था आपको, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ भी आप देख लो यहाँ पे। तो पॉजिटिव डेविएशन में आप क्या समझ रहे हो? बस थोड़ा सा ही फर्क है पिछले वाले ग्राफ से। पिछले वाले ग्राफ में हम लोगों का प्रेशर जो था वो नीचे था, यहाँ पे देखिए इधर भी नीचे था और यहाँ पे भी नीचे था। मतलब टोटल प्रेशर का वैल्यू लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा। मैंने जो टोटल प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन में आ रहा था, तो आइडियल सॉल्यूशन से कम प्रेशर आएगा तो नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। पीए का जो वैल्यू निकाल रहे थे वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये लाइन जो है वो पीए बराबर पी नॉट ए एक्स ए है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है वो पीए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए है। ये जो लाइन है पीबी बराबर पी नॉट बी एक्स बी है। मैंने साफ साफ बता दिया था कि जब ये आइडियल लेंगे तो पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन ये जो लाइन हो गया ना, ये पीबी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी है। इसी तरीके से ये वाला लाइन खाली लोगे तो ये पी नॉट ए एक्स ए के बराबर है, लेकिन ये जो लाइन डॉटेड वाला है वो लेस देन पी नॉट एक्स ए के बराबर है। इसी तरीके से ये जो ओरिजिनल लाइन है ये पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है। मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन का लाइन है, और ये डॉटेड वाला जो है इसका वैल्यू जो लेस देन पी है, मतलब टोटल प्रेशर से इसका कम आ रहा है। तो टोटल प्रेशर से यदि कम आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर पॉजिटिव डेविएशन। जरा समझिए, तो फिर इस ग्राफ को आप लोग एक बार देखिए तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ये बताओ इस लाइन का क्या होगा, P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इसके ऊपर वाला लाइन का क्या होगा, तो P ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसी तरीके से ये लाइन जो है, इस लाइन का अगर पर्टिकुलर इस लाइन का लोगे तो P बराबर पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए होगा। लेकिन अब यहाँ पे जब देखोगे तो इसका वैल्यू पी ए जो होगा वो ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। मतलब ये डॉटेड वाले लाइन का जो वैल्यू होगा वो पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए होगा। इसी तरीके से इस लाइन का जो होगा वो पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी होगा, और इस लाइन का जो होगा वैल्यू वो पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में जितना टोटल प्रेशर आया था
उससे ज़्यादा अगर आ रहा है, उससे ज़्यादा, देखो ग्राफ हमेशा ऊपर है तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पीए का खुद का वैल्यू जो होगा वो हर वक्त पहले से ज़्यादा होगा। यानी पहले जो आइडियल सॉल्यूशन में था वो पीए बराबर पी नॉट ए एक्स से था, अभी पीए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स से हो गया है, मतलब जितना आएगा उससे ज़्यादा आएगा। पहले आइडियल सॉल्यूशन में पीबी बराबर पी नॉट बी एक्स भी था, अभी उसे ये ज़्यादा हो गया है, पीबी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स भी। तो अब देखो, अब याद कर जाओ दो बातें आप लोग कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का होता है। कौन कौन सा बताओ? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। क्या क्लियर हुआ? नहीं, फिर से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन नाम से क्लियर है, पॉजिटिव की तरफ जाइए, नेगेटिव डेविएशन नाम से पता है कि नेगेटिव की तरफ जाइए। तो कैसे कैसे याद रखोगे? 4-5 चीज़ें मैं जल्दी से याद करा देता हूं। अगर आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बोलना है तो बोलेंगे पहली बात कि P का वैल्यू ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। इसके बाद डेल्टा भी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा पी ग्रेटर देन 0। डेल्टा पी ग्रेटर देन 0 का मतलब समझा चुके हैं, मतलब जितना वॉल्यूम आपने एक्सपेक्ट किया था उससे वॉल्यूम ज़्यादा हो चुका है, मतलब V1 प्लस V2 से उस V का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, तो टोटल वॉल्यूम ज़्यादा हो चुका है, तब ना पॉजिटिव आएगा जी। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व हुआ है और रिलीज कम हुआ है। निगेटिव डेविएशन में हीट ज़्यादा रिलीज हुआ है, ऑब्जॉर्व कम हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। डेल्टा पी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि जितना भी आपने प्रेशर कैलकुलेट किया तो वो प्रेशर जो है वो मतलब पहले ओरिजिनल से कम आ रहा है, तो जो टोटल डेल्टा पी है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये दोनों कंडीशन तो आपको याद ही है, यानी P ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी बोल सकते हो कि पी ए प्लस पी बी से अब जो प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा होगा। ऐसे भी सोच सकते हो ना कि पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का ये लाइन था तो इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा प्रेशर आएगा उससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और जितना आपने प्रेशर ऑब्जर्व किया था उससे अगर कम आ गया इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन। पी ए का वैल्यू जितना आपने सोचा था उससे अगर ज़्यादा आ गया, अगर पी ए का वैल्यू उससे ज़्यादा आ गया इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन, अगर कम आ गया तो नेगेटिव डेविएशन। पीवी का वैल्यू अगर ज़्यादा आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन, पीवी का वैल्यू अगर कम आ गया तो नेगेटिव डेविएशन। इसी तरीके से डेल्टा भी अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा भी लेस देन 0 तो नेगेटिव डेविएशन, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा एच लेस देन 0 नेगेटिव डेविएशन, डेल्टा पी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा पी लेस देन 0 नेगेटिव डेविएशन। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ए और बी बी के तुलना में कम होगा। इसका मतलब ये है कि ए और बी उतने ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और उनका वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। और यहाँ पे बात क्या है, देखो यहाँ नोट करके मैंने लिख दिया है कि ए बी इंटरेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर देन ए एंड ए और बी बी, मतलब ए और बी आपस में काफ़ी स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और एक दूसरे के अगर करीब आ गए तो फिर वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो गया तो फिर इसको बोलेंगे कि जितना हमने सोचा था उससे कम हो गया, उससे वॉल्यूम कम हो गया, यानी नेगेटिव डेविएशन। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका। 6-7 पॉइंट मैंने डिफरेंस बता दिया आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को दोनों में एक क्वेश्चन बना करके लिख लीजिए। पहले आप इसको नोट कीजिए फटाफट।